हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं 1300 प्लस क्वेश्चन का सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसका पहला पार्ट मैं डाउनलोड कर दिया हूँ, सॉरी अपलोड कर दिया हूँ। अब मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन का सीरीज है। ऐसे ऐसे मैं एक एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, उसको बढ़िया से आप कवर करिए, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से जाए। तो चलिए देखते हैं। और डे 2 में हम देखेंगे मौर्य गुप्त काल के बारे में 50 क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त चाणक्य, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ग्रीक शासक को हराया था? तो किस ग्रीक शासक को हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? तो ये था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 273 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। अगला देखेंगे, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी? अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई थी? ये होगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अशोक के शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए हैं? तो कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ये प्राकृतिक भाषा थी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, अशोक के सिंह स्तंभ को भारत ने किस रूप में अपनाया है? तो भारत ने किस रूप में अपनाया है? राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, ऑप्शन बी, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा? तो ये बृहद्रथ था, बृहद्रथ, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, मौर्य वंश का पतन किसके कारण हुआ था? मौर्य वंश का पतन किसके कारण हुआ था? तो हमारा पुष्यमित्र शुंग के कारण हुआ था, पुष्यमित्र शुंग था। अगला देखेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, ऑप्शन सी। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये याद रखिएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस उपाधि को धारण किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किस उपाधि को धारण किया था? तो महाराजा धीराज का, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो ये इसमें थे, राजनीतिक स्थिरता भी थी, संस्कृति उन्नति भी थी, आर्थिक समृद्धि भी थी, यानी कि सभी दिया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक से संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिशेन ने किया था, ऑप्शन बी, हरिशेन। अगला देखेंगे, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था? भारत का सिकंदर, ऑप्शन ए पहले मिल गया। समुद्रगुप्त की मुद्राओं पर किस वाद्य यंत्र का चित्र बना है? किस वाद्य यंत्र का चित्र बना है? वीणा का, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, गुप्त काल का सबसे प्रतापी शासक कौन था? गुप्त काल का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त सेकंड। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था?
चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? विक्रमादित्य, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो चीनी यात्री कौन आया था? फाहियान, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी? फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ये गुप्त काल में की थी, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? उदार थी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? गुप्त काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास, तो ये कालिदास हमारा ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? मौखिक था, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में पंचायत प्रणाली को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में पंचायत प्रणाली को क्या कहा जाता था? ग्राम सभा, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारण हुआ था? तो हुड़ आक्रमण भी किए थे, आर्थिक संकट सभी हो जाएगा इसमें, आंतरिक विद्रोह भी हुआ था, तो ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, हुड़ों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? हुड़ों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने रोका था? तो ये स्कंदगुप्त था, ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में कौन सा विज्ञान उन्नत पे था? कौन सा विज्ञान उन्नत पे था? ये सभी विज्ञान में आ जाएंगे, रसायन, खगोल, गणित सभी था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देख लेंगे, आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? तो गुप्त काल के थे, तो ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, आर्यभट्टीय किससे संबंधित ग्रंथ है? आर्यभट्टीय किससे संबंधित गणित है? संबंधित ग्रंथ है, तो ये गणित हो जाएगा, ग्रंथ से गणित और खगोल, तो ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो ये स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, गुप्त काल की कला शैली क्या कहलाती है? गुप्त काल की कला शैली क्या कहलाती है? गुप्त, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेंगे, गुप्त काल में मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ था? तो किस शैली में हुआ था? नागर शैली में, ऑप्शन बी। अगला देख लेंगे, गुप्त काल में प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? गुप्त काल में प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो दंडनायक, महामात्य, ये सभी थे। अमात्य, उपयुक्त डी, सभी, ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, गुप्त काल में नगरों के प्रमुख कौन कहलाते थे? तो नगरों के प्रमुख कौन कहलाते थे? नगर श्रेष्ठी, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, गुप्त काल में भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? तो भूमि अनुदान किसे दिया जाता था? ब्राह्मणों को, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, गुप्त काल में कर व्यवस्था कैसी थी? गुप्त काल में कर व्यवस्था कैसी थी? ये न्यून व्यवस्था थी, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, गुप्त काल का प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्तंभ स्थित है इसका? महरौली में, दिल्ली, ऑप्शन सी। अगला देख लेंगे, महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? तो किस काल का है? गुप्त काल का, ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, गुप्त काल में कौन सा खेल लोकप्रिय था? गुप्त काल में कौन सा खेल लोकप्रिय था? ये सभी हो जाएगा, तीरंदाजी भी थे, शतरंज, कुश्ती, सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी।
अगला देखेंगे, गुप्त काल का अंतिम शासक कौन माना जाता है? गुप्त काल का अंतिम शासक कौन है? स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी। मौर्य गुप्त काल किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? मौर्य गुप्त काल किस विषय के लिए प्रसिद्ध है? कला और संस्कृति के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोस्तों मेरा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन प्लस करके फिर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। आप लोग बड़ी बढ़िया से तैयारी करते रहिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।